अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड स्टेट स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यानी हमने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमें पता हो कि मैटर क्या चीज़ है। तो क्या चीज़? एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस या टेक्स अप स्पेस, वो क्या होगी? मैटर होगी। अब हमें ये भी पता है कि मैटर जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आज हमने इसकी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है लिक्विड स्टेट पढ़नी है हमने। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब जब हम इसकी लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे होगा क्या कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। और अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होंगी, इसका मतलब हुआ कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। और जब मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होंगे तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर हम जो है वो मैटर की गैशियस स्टेट की बात करें तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैशियस फॉर्म में कम होंगी। लेकिन लिक्विड स्टेट में ऐसा नहीं है। लिक्विड स्टेट जो है वो ज़रा डिफरेंट है, उसमें लेस जो है वो स्पेसेस होती हैं और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहाँ पे आप देखें, लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स भी हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स में आप स्पेसेस देखें और लिक्विड मॉलिक्यूल्स में आप स्पेसेस देखें, बहुत कम जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं। इसका मतलब है कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं। और जिनकी स्पेसेस कम हों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हों, तो उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ग्रेटली अफेक्ट करती हैं, बल्कि अफेक्ट होती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना लिक्विड्स की, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसके जो है वो वॉल्यूम की और शेप की बात करेंगे। अब जो लिक्विड स्टेट जो है उसका जो वॉल्यूम होता है ना हमारे पास, वो तो हमारे पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी एक ख़ास वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन शेप जो होती है ना, वो हमारे पास डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी की शेप को अटेन कर लेता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शेप जो होती है ना इसकी, वो डेफिनेट नहीं होती, जबकि वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है, एक ख़ास वॉल्यूम होता है। तो अब हम इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है जी एवेपोरेशन। तो सबसे पहले हम एवेपोरेशन को डिफ़ाइन करेंगे। एवेपोरेशन क्या होता है कि लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, चेंज होना, इसको हम क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। सिंपल सा कंसेप्ट है, लिक्विड का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना। अब लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास। अब इवेपोरेशन के लिए हमें जो है ना वो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, यानी कि हीट रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मीन्स इनसाइड, यानी अगर हम इसको देखें, एंडो मीन्स इनसाइड, थर्म मीन्स हीट, टेम्परेचर, यानी ऐसे रिएक्शंस जिनको हीट रिक्वायर्ड होती है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है उसको भी हीट रिक्वायर्ड होती है, तो हम कह सकते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम देखें कि जैसे लिखा हुआ कि व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म इट रिक्वायर्स 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, और हमने इस 1 मोल ऑफ वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, इसको हमने इवेपोरेट करना है। इवेपोरेट करना है यानी कि हमने इसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको जब लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी वो हमें 40.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी।
40.7 किलो जूल पर मोल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि जो हमने यहाँ पे एनर्जी है वो किस फॉर्म में प्रोवाइड करनी है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तब जाके लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होगा, यानी गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब हमने देखना है कि इवेपोरेशन का प्रोसेस होता कैसे है। सपोज़ कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं और हमने ये कहा था कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है एज ए रिज़ल्ट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मोशन है, जो मूवमेंट है, वो भी कम होगी, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो उनकी मूवमेंट भी कम होगी। अब जब मूवमेंट कम होगी तो फिर हम अगर काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की उसकी बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सबकी सेम नहीं होगी। यानी कि अब जो मॉलिक्यूल्स बॉटम पे हैं, ठीक है, नीचे हैं, कंटेनर के बॉटम पे हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। ठीक हो गया। और जो मिडल पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज होगी। और अब हम जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के उनकी बात करें तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब हमने यहाँ 3 कैटेगरीज़ की बात की है, सरफेस, मिडल और बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स की, कि बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मिडल पे एवरेज होगी और जो सरफेस पे है वो एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब एवेपोरेशन प्रोसेस की बात करते हैं। हमारे पास कंटेनर है और हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो बॉटम पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब जब काइनेटिक एनर्जी जो है बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, यानी आपस में इनकी कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी। जब आपस में इनकी कोलिजन ज़्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, जो मिडल में सेंटर में मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ जाके कोलाइड करेंगे। अब जब ये सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ जाके कोलाइड करेंगे और जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ऑलरेडी जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज है, तो उनकी एवरेज है, तो जब ये कोलाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, वो भी कोलाइड करेंगे। अब वो क्या करेंगे, कोलाइड करते हुए रैंडम मोशन करते हुए कहाँ जाएंगे, यानी वो ऊपर की तरफ जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ऑलरेडी अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनकी एनर्जी और भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जब सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब ख़त्म हो जाएगा, सेंटर वाले और जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। अब जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा थी और फिर इनकी कोलिजन से और ज़्यादा हो गई, तो ये क्या करेंगे, ये जो है ये ऊपर की तरफ गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये एवेपोरेट हो जाएंगे। ये रेड एरो से मैंने शो किया है जो इवेपोरेट होंगे। तो ये होता है इवेपोरेशन का प्रोसेस असल में। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है ना वो कंडेंसेशन की बात की गई है, तो कंडेंसेशन को इवेपोरेशन के साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। अब जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो इवेपोरेशन का रिवर्स है, यानी कि कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं कि लिक्विड को हम गैस फेज को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यानी इवेपोरेशन में हम लिक्विड को गैस में करते हैं और यहाँ पे हम गैस को लिक्विड में करेंगे। ठीक हो गया। और कंडेंसेशन हमारे पास जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इवेपोरेशन हमारे पास एंडोथर्मिक और ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है ये हमारे पास दो जो है वो एक दूसरे के आप कह लें ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। अब हमें यहाँ पे पता है कि इवेपोरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। और ये भी याद रखें कि हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है, हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे इतना ही ज़्यादा जो है वो लिक्विड इवेपोरेट होता जाएगा, यानी इतना ही ज़्यादा जो है वो लिक्विड गैस फेज में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस तरह से इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और अगर हम टेम्परेचर कम देंगे तो फिर उसी तरह उस हिसाब से जो है वो कम लिक्विड जो है वो यानी आप कह लें कम इवेपोरेशन होगी। ठीक हो गया। अब हमने एक चीज़ देखी कि इवेपोरेशन जो है वो टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। दूसरा हमने इसका रिलेशनशिप की बात की कि इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब थर्ड पे जो हमारे पास चीज़ है कि इवेपोरेशन क्या है, इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जो बात है वो भी हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जैसे हमने जो है वो कंटेनर लिया था और हमने कहा था कि बॉटम पे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेंटर में होते हैं और सरफेस पे होते हैं। फिर हमने कहा था कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कोलिजन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है सेंटर वाले और बॉटम से। ठीक हो गया। अब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा थी और वो इवेपोरेट कर गए यानी कि गैस फेज में चले गए। अब जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बच गए थे सेंटर में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो गई। अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, अब जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो गई तो उन्होंने एनर्जी को पूरा करना है। तो वो कैसे पूरा करेंगे, वो सराउंडिंग से जो एनर्जी है वो लेना शुरू कर देंगे। अब जब वो सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो होगा क्या कि कंटेनर की हमने बात की तो कंटेनर के सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट होगा, आसपास जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, एनवायरनमेंट है वो ठंडा हो जाएगा यानी वहाँ पे कूलिंग हो जाएगी। तो यहाँ इसलिए हम कह सकते हैं इवेपोरेशन जो है वो क्या है, एक कूलिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पे बुक में एक एग्ज़ाम्पल दी गई है कि आप अपने जो है वो हाथ पे हथेली पे यानी एक ड्रॉप लेते हैं अल्कोहल का और फिर अल्कोहल जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और फिर हमें वो कूलिंग इफेक्ट आता है। तो वो किस तरह आता है, उसी तरह यानी जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, वो तो इवेपोरेट हो जाते हैं। अब जो बाकी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वो क्या करते हैं कि हाथ की हथेली के सराउंडिंग से जो है वो एनर्जी को लेना शुरू कर देते हैं अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए। तो फिर क्या होता है, सराउंडिंग में एनर्जी कम हो जाती है और हमारे हाथ पे जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो हमें मिलता है। तो ये था जो है इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस है इस सब के बारे में। अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्टर्स जिन पे एवापोरेशन डिपेंड करती है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये तीन हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है जी सरफेस एरिया। अब एवेपोरेशन का और सरफेस एरिया का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगी। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ये कि जब हम कप में चाय लेते हैं, ठीक है, तो हमें जल्दी होती है, हमने कहीं जाना होता है, तो कप में चाय इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि हम एक सॉसर लेते हैं, उसमें हम चाय डालते हैं। अब होता क्या है कि सॉसर का सरफेस एरिया लार्ज होता है तो उसमें एवेपोरेशन जल्दी हो जाती है और चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। अब आप वैसे भी इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एक चाय का कप देखें और एक सॉसर का जो है वो सरफेस एरिया देखें। जो कप का सरफेस एरिया होगा वहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल्स कम होंगे और जो हमारे पास सॉसर होगा उस पे सरफेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। यानी उसी तरह से जब सरफेस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो तो इवेपोरेट कर जाएंगे। अब बाकी जो रह जाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो अपनी एनर्जी को सराउंडिंग से पूरा करेंगे। सराउंडिंग से जब एनर्जी लेंगे तो सराउंडिंग में एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी तो वो जो है वो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी यानी कूलिंग इफेक्ट देगी। ठीक हो गया। तो इवेपोरेशन का सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। अच्छा, तो स्टार्ट में हमने टेम्परेचर का इवेपोरेशन के साथ रिलेशनशिप हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब पहले जो दो थे सरफेस एरिया और टेम्परेचर का तो इवेपोरेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप था, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसका इवेपोरेशन के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। यानी कि जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, उतनी ही कम इवेपोरेशन होगी।
इसी तरह जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अगर आपके पास एक ऐसा लिक्विड है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हैं तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और एक ऐसा लिक्विड है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं और ज़्यादा हैं, उसकी इवेपोरेशन कम होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और अल्कोहल में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होती हैं, इसलिए अल्कोहल जो है वो जल्दी इवेपोरेट कर जाता है। और अगर हम वाटर को देखें, यानी अल्कोहल का वाटर के साथ कंपैरिजन करें, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए वाटर जो होता है वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो लिक्विड स्टेट और टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेपर प्रेशर करेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।